बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मंजूर किया गया है। विधायक पद से उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। विधानसभा सचिवालय की मंजूरी मिल चुकी है। बुधनी विधानसभा सीट अब खाली हो चुकी है, रिक्त घोषित कर दी जा चुकी है। बुधनी विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होंगे। जल्द ही इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिसूचना भी जारी की जाएगी, क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं शिवराज सिंह चौहान और उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। कृषि मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है। कृषि मंत्री उनको बनाया गया है और देखिए, सबसे पहले सरकार का फोकस किसानों पर है। किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालते ही। इसके अलावा कल किसान सम्मेलन भी किया, जिसमें 50,000 किसान शामिल हुए। उनसे बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और ऐसे में विधानसभा सचिवालय से मंजूरी मिली है शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि जो बुधनी विधानसभा सीट वो जीते थे वो अब रिक्त घोषित हो चुकी। इस्तीफा उन्होंने दिया और बुधनी विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होंगे। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मंजूर किया गया है। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जब हुए उस वक्त भी जीत उन्होंने दर्ज की। इससे पहले लगातार 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान रह चुके हैं और एक बार फिर से उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और बुधनी से लगातार जीतते हुए शिवराज सिंह चौहान आ रहे थे। अब देखने वाली बात है कि उपचुनाव में क्या कुछ होता है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, अगली खबर का रुख करते हैं रंजना। बिल्कुल, दिल्ली के राजौरी गार्डन में गोलीबारी की खबर सामने आई और बर्गर किंग के आउटलेट में फायरिंग हुई है। एक शख्स की यहां पर मौत हो गई और करीब 15 राउंड फायरिंग की गई और इस फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। हालांकि फायरिंग किस वजह से की गई, आपसी रंजिश का ये मामला था, कोई विवाद था, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली के राजौरी गार्डन में गोलीबारी हुई है, एक शख्स की इसमें जान चली गई है और करीब 15 राउंड फायरिंग की गई है। और इस पूरे खबर के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और देखिए, कई और लोग इसमें चोटिल हो सकते थे, जख्मी हो सकते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक शख्स की मौत अभी तक हो गई है। गृह सचिव शिलादित्य चेतिया ने आत्महत्या की सुसाइड किया है। पत्नी की मौत के कुछ मिनट बाद ही गृह सचिव ने किया सुसाइड। अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गृह सचिव की पत्नी की ब्रेन ट्यूमर से मौत हुई थी और इसको शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। और प्रीति, फ्रंट पेज पर अमर उजाला में एक खबर, पत्नी की मौत से आहत असम के गृह सचिव ने आईसीयू में खुदकुशी कर ली। असम सरकार में गृह और राजनीतिक विभाग के सचिव शिलादित्य चेतिया ने मंगलवार को पत्नी की मौत के कुछ मिनट बाद ही आईसीयू में खुद को गोली मार ली। 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी थे। पुलिस महानिदेशक ने जानकारी भी दी है कि कैंसर के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई, जिसके कुछ मिनट बाद इस ऑफिसर ने भी खुदकुशी कर ली। बढ़ते खबरों में आगे, और वीडियो से सलमान खान को धमकी देने पर फंसा बनवारी लाल अब कोर्ट ने 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। सलमान खान केस में आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी बनवारी लाल गुर्जर को 20 जून तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है। 19 ईमेल आईडी चला रहा था बनवारी लाल, ये जांच में खुलासा हुआ है। तो देखिए, जिस तरह से सलमान खान को उसने धमकी दिया था, उसके बाद लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी और उसके बाद सलमान को धमकी देने वाला बनवारी लाल की मुसीबतें अब बढ़ रही है। वीडियो के जरिए जान से मारने की धमकी का ये पूरा मामला है। आरोपी के बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी और अब कोर्ट में ने 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो वीडियो से सलमान खान को धमकी देने पर फंसा था ये आरोपी, अब कोर्ट ने 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई बढ़ रही है और सलमान खान केस में आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी बनवारी लाल गुर्जर को 20 जून तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही साथ सारी संपत्ति की भी जांच होगी, बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी और वीडियो के जरिए जान से मारने का ये पूरा मामला था। तो देखिए, सलमान खान को धमकी देने का ये पूरा मामला था, जान से मारने की धमकी उनको दी गई है। अब कोर्ट ने 20 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बनवारी से 19 ईमेल आईडी भी मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल लगातार पलक की जा रही है। दरअसल साक्षी, मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में ये भी सामने आया कि जो गिरफ्तारी हुई है बनवारी लाल गुर्जर की, वो 19 ईमेल आईडी का इस्तेमाल तो कर ही रहा था, लेकिन अब क्राइम ब्रांच के पता लगाने में जुटी है कि आखिर आरोपी इतनी सारी ईमेल आईडी क्यों चला रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में आरोपी के मोबाइल को सीज कर लिया है और 19 ईमेल आईडी का इस्तेमाल करने के पर्दाफाश में फिलहाल जुटी हुई है।
हालांकि अब ये भी जांच हो रही है कि जो फायरिंग हुई थी सलमान खान के घर पर, क्या उस कांड से भी इसके तार जुटे हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी निकालेगी पदयात्रा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ में ये पदयात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जाएगी। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर पदयात्रा बीजेपी निकालेगी। दिल्ली में 256 जगहों पर बीजेपी की ये पदयात्रा का ऐलान सामने आया है। और इससे पहले भी लगातार हम देख रहे हैं कि पानी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का घेराव करती हुई भारतीय जनता पार्टी लगातार देखी जा रही है। इससे पहले मटका फोड़ आंदोलन भी किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। कार्यकर्ता, समर्थक और सांसद तक ग्राउंड पर हमने देखे। बांसुरी स्वराज को हमने देखा कि वो भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। रामवीर सिंह भिदुड़ी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और यहां पर एक बार फिर से बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरती हुई यहां पर प्रदर्शन करने वाली है। पानी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। पानी के संकट के साथ में दिल्ली फिलहाल जूझ रही है। लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, बूंद बूंद के लिए मोहताज हो रहे हैं। इस बीच टैंकर माफियाओं का भी नाम सामने आ रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई जा रही है। पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में है और कोर्ट भी यहां पर आम आदमी पार्टी को सरकार को फटकार लगा चुका है। और फिलहाल आज बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है, पदयात्रा यहां पर निकालने वाली है बीजेपी 256 जगहों पर दिल्ली में। पानी को लेकर सियासत देश की राजधानी में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और देखिए किस तरीके से बीजेपी अब पदयात्रा निकालेगी। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए थे। कल ये खबर हमने आपको बताई थी, सीमा पर घुसपैठ की सूचना मिली थी और उसके बाद जब सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की गई तो भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। अब 3 उग्रवादी हैं जिनको गिरफ्तार मणिपुर में किया गया है। माहौल खराब करने की इनकी कोशिश थी, साजिश थी और इसके अलावा सीमा पर घुसपैठ की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। मणिपुर में पिछले करीब 1 साल से आप देखिए हालात बद से बदतर हुए हैं। वहाँ पर जो लोग हैं उनके पास घर बार नहीं है रहने को, वो कैंप्स में रह रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनका भविष्य अधर में लटक चुका है। और ऐसे में राज्य में अभी भी जो उग्रवादी हैं वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड में अब 10 विषय होंगे, 9वीं और 10वीं में अलग अलग विषय होंगे। अगले सत्र में ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोर्ड ने 29 जून तक इसमें सुझाव मांगा है। अगले सत्र में यूपी बोर्ड में कई बदलाव होने की संभावना है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़ी हुई। अब 10 विषय टोटल होंगे, 9वीं और 10वीं में अलग अलग विषय होंगे। अगले सत्र से ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू होने की संभावना है। बोर्ड ने 29 जून तक के लिए सुझाव मांगे हैं। 29 जून तक सुझाव इसमें दे सकते हैं। अगले सत्र में यूपी बोर्ड में अब कई बदलाव होंगे, जिसमें 9वीं 10वीं में अलग अलग विषय होंगे, ये भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू करने की बात इसमें कही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला, इसमें अब सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगले सत्र से यूपी बोर्ड में कई सारे अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके लिए फिलहाल सुझावों की प्रक्रिया जारी, सुझाव लिए जा रहे हैं, उन पर मंथन होगा। 9वीं 10वीं में अलग अलग विषय होंगे, साथ साथ में ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू होगा अगले सत्र से। तो बोर्ड ने 29 जून तक मांगा है सुझाव। अगले सत्र में यूपी बोर्ड में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड में अब 10 विषय होंगे, कई बदलाव आगे संभव है। 9वीं और 10वीं में अलग अलग विषय होंगे। अगले सत्र में ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू। बढ़ते खबरों में आके और अगली बड़ी खबर ईरान से। ईरान में भूकंप से तबाही, 4 की मौत की खबर, 120 जख्मी हुए हैं और कई इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई है और 10 किलोमीटर गहराई में ये भूकंप का केंद्र था। तो देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। ईरान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई है। 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 120 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। भूकंप के बाद करीब 35 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और भूकंप की वजह से कुछ इमारतों के साथ साथ कई सड़कों भी को नुकसान पहुंचा है। और ईरान में इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे और तब तीव्रता 7.3 मापी गई थी और भूकंप की वजह से 500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और जबकि हजारों लोग जख्मी हुए थे। फिलहाल देखिए एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4 की मौत, 120 जख्मी हुए।
अगली खबर का रुख करते हैं। 24 साल के बाद में पुतिन पहुंचे हैं उत्तर कोरिया। किम जोंग ने खुद एयरपोर्ट पर स्वागत किया पुतिन का। दोनों देशों के बीच में हथियारों की डील हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। रूस और नॉर्थ कोरिया की बड़ी नजदीकियां हैं। इस बीच पुतिन की यात्रा से रिश्ते मजबूत होंगे, किम के द्वारा कहा गया। और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र, रूसी राष्ट्रपति पुतिन 24 साल के बाद में उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद जब उत्तर कोरिया पहुंचे हैं, किम ने उनका खुद स्वागत किया। रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों देश वॉशिंगटन के साथ बढ़ते टकराव के मद्देनजर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों को दूर करने के लिए यहां पर मिलकर काम करना चाहते हैं और इसीलिए मुलाकात भी हुई है। पुतिन का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। इस बीच हवाई अड्डे पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन खुद उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं। पुतिन ने यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई के लिए उत्तर कोरिया के दृढ़ समर्थन की सराहना भी यहां पर की है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दोनों देश अब हथियारों को लेकर डील कर सकते हैं। और क्योंकि किम जोंग उनके संबंध और रशिया के संबंध दोनों के ही अमेरिका के साथ कहा जाता है कि उतने अच्छे नहीं है जितने यूक्रेन के हैं दूसरे देशों के, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर अब अमेरिका के खिलाफ में यहां पर कोई रणनीति बना सकते हैं। देखिए, उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश अमेरिका के साथ तनातनी का सामना कर रहे हैं और पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गए हैं। पिछले 24 वर्षों में उत्तर कोरिया की अपनी पहली यात्रा पर जा रहे पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन पर अपने आक्रमण के लिए उत्तर कोरिया के दृढ़ समर्थन की सराहना करते। प्रीति, आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। तिब्बत पर अवैध कब्जे को लेकर चीन को एक बड़ा झटका लगा है। नैन्सी पेलोसी ने निर्वासित तिब्बती संसद को संबोधित किया है और आपको ये बता दें कि किस तरीके से अपने संबोधन में पूर्व अमेरिकी सदन की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने जब ये संबोधन अपना दिया तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि तिब्बत पर अवैध कब्जे को लेकर चीन को बड़ा झटका लगा है। तो स्टेटमेंट उनकी तरफ से जो दिया गया उससे चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो बिल्कुल इस दौरान नैन्सी पेलोसी ने निर्वासित तिब्बती संसद को संबोधित भी यहाँ पर किया था। अब आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको बताएंगे। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला विधेयक पारित हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है थाईलैंड अब, जहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है। वो विधेयक पारित हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब भीषण गर्मी की कर लेते हैं। देखिए, तमाम अखबारों को अगर आप उठा लें तो गर्मी को लेकर रिपोर्ट है और भीषण गर्मी और लू की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। अस्पताल में 5 की मौत की खबर है और कई मरीज अस्पताल में एडमिट हुए हैं। और देखिए, हेडलाइंस, त्राही त्राही दिन तो तप रहे थे, रात की गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, रात में भी अब लोगों को राहत नहीं है। बिहार की अगर बात करें तो 25 मौतें हुई हैं। देहरादून में 53 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली एनसीआर में 29 लोगों की जान चली गई है। तो लू की वजह से मौत की खबरें अब बढ़ने लगी है। वहीं बीते 24 घंटे में गाजियाबाद में 20 और नोएडा में 7 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। गर्मी और लू लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार गर्मी की वजह से देखिए किस तरह से लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। और अभी पारा और ज्यादा बढ़ेगा, ये जानकारी फिलहाल आईएमडी के द्वारा दी गई है। गर्मी से 10 दिन राहत नहीं मिलने वाली और यही हेडलाइन अमर उजाला की दी गई है। ज्यादातर राज्यों में पारा 45 के पार है। दिल्ली यूपी में जून के आखिर में मानसून का आगमन हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन प्रचंड गर्मी की वजह से 10 दिन कोई राहत नहीं है। ज्यादातर राज्यों में पारा 45 के पार पहुंच गया है और यहां तक कि पहाड़ भी अब उबलने लगे हैं। ये खबर यहां पर बताई गई है। 39.6 डिग्री सेल्सियस कठुआ में पारा दर्ज किया गया। अब मानसून पर सबकी आस टिकी हुई है। इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जून के आखिरी हफ्ते में दस्तक मानसून दे सकता है। दिल्ली में बिजली की खपत के भी नए रिकॉर्ड बने हैं। भीषण गर्मी के बीच में मंगलवार दोपहर राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में बिजली की अधिकतम खपत 8,647 मेगावाट तक पहुंच गई, जो कि शहर में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। इस बीच अब फिलहाल जो नजरें हैं वो मानसून पर ही टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में बीजेपी निकालेगी पद यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल सरकार के खिलाफ निकालेगी पद यात्रा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर ये पदयात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली में 256 जगह बीजेपी पदयात्रा निकालेगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी को घेरेगी। लगातार आप देखिए जो हालात देश की राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं, जो दिल्ली वासियों प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है लेकिन बहस के अलावा और कुछ नहीं होता। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सिर्फ राजनीति करती है, रोटियां सेकती है। हिमाचल से कभी कह दिया जाता है हमारे पास अतिरिक्त पानी है, हम छोड़ देंगे। फिर जब कोर्ट में हेयरिंग होती है तो हिमाचल कह देता है हमारे पास तो पानी है नहीं, यूटर्न अपनी बात से ले लेता है। हरियाणा कहता है कि हमने तो पानी दिया, दिल्ली वालों तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा। और दिल्ली सरकार कहती है कि पानी आया ही नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे दिल्ली की जनता को पानी मुहैया करवाएं। लेकिन हालात जस के तस और दिल्ली वाले इस वक्त भी सफर कर रहे हैं।
और अब आगे बढ़ेंगे बात झारखंड के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन बोकारो के प्रवास पर रहेंगे। मोहन भागवत कल विकास वर्ग को संबोधित करेंगे। अभी आपने देखा था हाल ही में उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए थे, वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का कार्यक्रम रहा, संबोधन का कार्यक्रम रहा और अब है झारखंड का दौरा। झारखंड दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन बोकारो के प्रवास पर रहेंगे। मोहन भागवत कल विकास वर्ग को भी वहां पर पहुंचकर संबोधित करने वाले हैं। तो आरएस प्रमुख मोहन भागवत का झारखंड का ये बेहद खास दौरा। देश के हर गांव तक संघ को पहुंचाएं, भागवत ने ये कहा और इस स्टेटमेंट के साथ अखबार में जिक्र है इस खबर का। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बोकारो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को स्वयंसेवकों को संबोधित किया और संघ के शताब्दी वर्ष 2025 तक संघ को भारत के हर गांव तक पहुंचाने का उन्होंने आह्वान किया है। अब बात कर लेते हैं फैक्ट फाइल की। शिवसेना का स्थापना दिवस आज और शिवसेना के स्थापक बाल ठाकरे थे। मराठी अस्मिता के लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी और जिसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। पार्टी का प्रतीक चिन्ह टाइगर और शिवसेना ने पहला चुनाव 1971 में लड़ा था। तो फैक्ट फाइल में आज बात शिवसेना की। शिवसेना का स्थापना दिवस आज है और पार्टी का प्रतीक चिन्ह टाइगर और बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक थे। मराठी अस्मिता के लिए पार्टी बनाई गई और आपको ये भी बताते चले कि पार्टी का प्रतीक चिन्ह टाइगर, शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे।